लास्ट टाइम अपना पॉइंट हम लोगों ने देखे थे रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर होता क्या एक्चुअल के अंदर, जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करने की जितनी एबिलिटी है उसको हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। अब ये रिजॉल्विंग पावर जो है वो डिपेंड करता है उसके एंगल ऑफ सेपरेशन के ऊपर, कि वहां पर कितना एंगल बन रहा है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने इसके अंदर बताया था, इस पॉइंट के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे कि जहां पर एंगल कम बनेगा उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा, और जिसका एंगल ज्यादा बनेगा उसका रिजॉल्विंग पावर कम रहेगा, राइट। अब यहाँ पर जो है एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे एक्चुअल में, और उसी डिफ्रैक्शन पैटर्न के ऊपर हम लोग को जो है उसका रिले का क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम लोग को लिखना है। उसके पहले सपोज करो कि हम लोग ने यहाँ पर जो है एक सोर्स लिए लाइट का, और इसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है। एंड कंसिडर दैट यहाँ पर हम लोग ने एक इस तरीके से स्लिट लगा दिया इस पॉइंट पे। फिर इस ब्राइट पॉइंट के बाद हम लोगों को जो है थोड़ा सा डार्क पॉइंट दिखा देगा, फिर डार्क पॉइंट के बाद फिर यहाँ पर जो है एक और ब्राइट पॉइंट दिखा देगा, देन डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, देन ब्राइट। एक्चुअली डिफरेंस पैटर्न नहीं, यही डिफ्रैक्शन पैटर्न है। हम लोगों ने जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखे लास्ट टाइम वो एक स्लिट से देखे, इसकी वजह से हम लोग को लीनियर रिजल्ट दिखाई दे रहा था। अब हम लोगों ने क्या किया, एक एपर्चर लिए और उस एपर्चर से लाइट पास करे, और इस एपर्चर की साइज कम है, तो ये लाइट पास होने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो लाइट है हम लोग को सेंटर के अंदर एक मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पर जो एक अक्षर के अंदर इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अगर इस पॉइंट में कंसीडर किए तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल ये इंटेंसिटी और डार्क हो गई, ठीक है। ऐसा समझो इसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो इसकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, देन और इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, देन उससे कम इंटेंसिटी मिलेगी, फिर उससे कम इंटेंसिटी, और नॉर्मली इसकी इंटेंसिटी जो निग्लिजिबल होगी, राइट। तो यहाँ से जो लाइट जा रही है, उस लाइट जाने के बाद एक्चुअल के अंदर हम लोग को एक स्पॉट दिखना चाहिए था, जैसे हम लोगों ने 11 के अंदर देखा था रे ऑप्टिक्स के अंदर। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर हम लोगों ने क्या किया, ये यहाँ पर हमारे पास कहीं ये है which is called as a principal axis, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने किया कि यहाँ पे लेंस लगाया। तो लेंस लगाने के बाद अगर इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट है, तो कुछ डिस्टेंस के ऊपर हम लोग क्या मिलेंगी, पॉइंट इमेज मिलेगी। ये देखे थे हम लोग ने लेवल में, याद है या नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, मैम ने पढ़ा होगा। तो उसके अंदर क्या था कि हम लोग को पॉइंट ऑब्जेक्ट से पॉइंट इमेज मिलेगी, ये रे ऑप्टिक्स के अंदर है। बट एक्चुअल के अंदर जब हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व होने के बाद ये मिलता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से हम लोग को जो है पॉइंट इमेज नहीं मिलती, हम लोग को कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलता है। तो ये इस तरीके का पैटर्न है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या कहते हैं इसे, डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब इस डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर ये जो रिंग बन रही है, इस रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे ये जो रिंग बन रही है, ये एक्चुअली डिस्क है, इसे हम लोग बोलते हैं एरी डिस्क, साइंटिस्ट का नाम है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एरी डिस्क कहते हैं। और इसके बाद ये जितनी भी रिंग्स बन रही है, ठीक है, इन सभी रिंग को हम लोग बोलते हैं एरी रिंग। समझ आया? जो सेंटर के अंदर जो मैक्सिमम बन रहा है ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर सेंटर के अंदर क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, उसके बाद फिर मिनिमा बनेगा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, और जो भी उसके नंबर्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो सेंटर के अंदर हम लोग को डिस्क दिखाई देगी। एक्चुअल में ये क्या दिखाई देगी, एक पूरा स्पॉट है, मतलब डिस्क दिखाई देगा। तो ये जो डिस्क है इसे हम क्या कहते हैं, एरी डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, और इसके बाद की जो रिंग्स बनेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरी रिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, एरी रिंग्स, एरिंग्स नहीं, एरी रिंग्स बोलेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है एरी, तो एरी रिंग्स बोलेंगे। तो अच्छा, इससे भी याद रखते, एरिंग से एरी याद रखना, राइट ना। तो ये क्या है, एरी रिंग्स बनेगी। अब ये हम लोगों ने यहाँ पर एक स्पॉट लिए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 2 स्पॉट होते हैं, मतलब 2 एपर्चर अगर देते हैं, तो वो एरी रिंग का क्या होता, ठीक है। तो उसी को रिजोल्यूशन के अंदर हमको देखना है। सपोज करो कि हम लोग के पास जो है ये एक ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब
अब इससे इमेज बदल रही है और ये एकदम इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो सपोज करो कि यहाँ से लाइट आई इस पॉइंट पर और यहाँ से लाइट आई इस पॉइंट पर लाइक दैट। तो होगा क्या कि जब इसकी इमेज बनेगी तो वो इमेज ये इसका मैक्सिमम बना, देन उसकी रिंग्स बनी एंड सो ऑन, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उस सेकंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मैक्सिमम बना, देन उसकी रिंग्स बनी। तो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग को जो इमेज है वो इमेज कुछ इस तरीके से लेनी चाहिए, जो एक डॉट होनी चाहिए, तो डॉट हो रही थी, लेकिन एक्चुअल के अंदर हम लोग को इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देती। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज डिस्टेंस पर है तो उससे जो इमेज बन रही है वो क्लियर इमेज दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो क्लियर इमेज नहीं बनती, वो एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे के मैक्सिमम मिनिमम क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाते हैं, राइट। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लियर करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप का यूज करेंगे। अगर कोई मैक्रो ऑब्जेक्ट है जैसे स्टार्स है, गैलेक्सीज है, उसको हम लोग को देखना है क्लियर करके, तो उसको हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अगर कोई एकदम माइक्रो ऑब्जेक्ट्स है ना, सेल्स वगैरह जो है, उसको हम लोग को देखना है तो उसे हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो हम लोग को रिजॉल्विंग पावर दोनों जगहों पे मिलेगा, माइक्रोस्कोप में भी मिलेगा और टेलीस्कोप में भी मिलेगा, ठीक है। तो वही हम लोग को यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर देखना है। तो रिजॉल्विंग पावर एक्चुअल में डिपेंड किस पे कर रहा है, उसके एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज्यादा एंगल बनेगा उतना उसका रिजॉल्विंग पावर कम होगा, जितना कम एंगल बनेगा उतना उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा, जैसे हम लोगों ने कल के दिन देखे थे, राइट। तो इसी बेसिस के ऊपर से एक साइंटिस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रिले। तो रिले का क्राइटेरिया है, उसी बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करते हैं। तो ये रिले ने क्राइटेरिया दिया। अभी रिले का क्राइटेरिया क्या है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उस दो ऑब्जेक्ट से हम लोगों को जो इमेज दिख रही है, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, अगर एक 4 व्हीलर व्हीकल है और वो डिस्टेंस के ऊपर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसकी जो हेडलाइट्स है वो हम लोग को एक सिंगल हेडलाइट दिखाई देगी, जैसे कि वो 2 व्हीलर है। बट जैसे जैसे वो क्लोज में आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वो डिस्टिंग होते जाएंगे, अलग अलग होती जाएंगी, और फिर क्लोज में आने के बाद पता चलेगा एक्चुअल के अंदर वो कोई 4 व्हीलर है, राइट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हो रहा क्या है कि जो दोनों लाइट से वो दोनों लाइट का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो गए। दोनों लाइट का क्या है, व्हाट इज सेंट्रल मैक्सिमा, दोनों लाइट का क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, वो क्या हो गया, एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो गए। जब दोनों लाइट का सेंट्रल मैक्सिमा एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखेगा कि ये फर्स्ट लाइट का, सपोज करो कि इस तरीके से इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न है, राइट। और यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये सेकेंड लाइट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, लाइक दैट। जब इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद हम लोग को ये ऑब्जर्व होगा कि दोनों का एक पिक पॉइंट कंबाइंड पिक पॉइंट है, दोनों का डिफरेंट पिक पॉइंट नहीं मिल रहा है, दोनों का कंबाइंड पिक पॉइंट मिल रहा है। तो जब दो लाइट्स का सेंट्रल मैक्सिमा एक दूसरे के अंदर ओवरलैप होगा, जिसकी वजह से हम लोग को वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, एक दूसरे के अंदर मर्ज दिखाई देंगे। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनरिजॉल्व्ड, जैसे हमने कल के दिन बताया था, क्या कहते हैं उसे, अनरिजॉल्व्ड, व्हिच इज अनरिजॉल्व्ड। इसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंग करेंगे। डिस्टिंग करने के बाद क्या होगा कि ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मतलब इसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, और सेकेंड का डिफ्रैक्शन पैटर्न ये वाला। अब इसके सेकेंड के डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर हुआ गया, ये सेकेंड वाले का ये मिनिमा है, बिल्कुल है, ये सेकेंड वाले का ये क्या है, लेकिन उसी पॉइंट के ऊपर फर्स्ट वाले का मैक्सिमा है, यस और नो। फर्स्ट वाले का यहाँ पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा, और सेकेंड वाले का क्या आ रहा है, और इस कंडीशन के अंदर गए तो ये सेकेंड वाले फर्स्ट वाले का मिनिमा है और यहाँ पर सेकेंड वाले का क्या है, मैक्सिमा है। तो जब एक दूसरे का मैक्सिमा और मिनिमा कोइंसाइड होंगे, ठीक है, the maxima of the first image is coincide with the minima of second image। तो इससे क्या बनेगा, जो मैक्सिमा मिनिमा एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाएंगे एग्जैक्टली। तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग ऐसे लगेगा कि एक्चुअल के अंदर दो इमेजेस है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, ऐसा हम लोग को थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि ये दो लग रहे हैं, पूरा फिक्स नहीं है लेकिन ऐसा लगेगा कि हाँ ये दो है। इस कंडीशन के अंदर हम लोग को लग रहा है, क्या लग रहा है कि वो एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज है। यहाँ पे हम लोग क्या लग रहा है कि वो 2 व्हीलर है, बट यहाँ पे हम लोग को क्या ऑब्जर्व हुआ कि एक्चुअल के अंदर ये हो सकती है 2 व्हीलर है। तो अगर इस कंडीशन अगर हम लोग को मिल, ये कंडीशन अगर मिल रही है कि इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा को कोइंसाइड हो रहा है और
और इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा को कोइंसाइड हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व। क्या कहते हैं उसे? जस्ट रिजॉल्व। और आगे की सारी चीजें हम लोग को ये जस्ट रिजॉल्व पर देखनी है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जस्ट रिजॉल्व। द maxima of first object is coincide with the minima of the second object, या फिर maxima of the first diffraction is coincide with the minima of second diffraction, and maxima of second diffraction is coincide with the minima of the first diffraction pattern is called as a just result। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? just result बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि just result क्या रहता? जो अनरिजॉल्व्ड है उस अनरिजॉल्व्ड के अंदर हो क्या रहा है कि दो एक दूसरे के अंदर ओवरलैप है, जिसके अंदर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली के अंदर वन है या टू है, लेकिन जस्ट रिजॉल्व के अंदर थोड़ा सा हम लोग को अलग दिखाई दे रहे हैं। उस कंडीशन के अंदर क्या है कि फर्स्ट डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा सेकंड डिफ्रैक्शन के मिनिमा को कोइंसाइड है, और फर्स्ट डिफ्रैक्शन का मिनिमा सेकंड के मैक्सिमा को कोइंसाइड है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ट रिजॉल्व बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? जस्ट रिजॉल्व। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट और क्लोज में आया, तो और क्लोज में आने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा कि एक्चुअली के अंदर ये दो ऑब्जेक्ट है। उस कंडीशन के अंदर हमको दिखाई देगा कि ये एक्चुअली क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका ये मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न ये बना, और सेकंड का यहाँ पर ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बना है। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या रहा है कि इसका मैक्सिमा जो है यहाँ पर इसके मैक्सिमा को कोइंसाइड है, मतलब इसके और भी क्लोज में आ सकता। मतलब अगर यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाया, फॉर एग्जांपल सपोज करो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न राइट है, और इस सेकंड का डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो यहाँ पर होगा क्या? इसका जो मैक्सिमा है ये मैक्सिमा सेकंड वाले का कोइंसाइड होगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये वाले का अगला सेकेंडरी मैक्सिमा, मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा जो है इसके सेंट्रल मैक्सिमा को कोइंसाइड होगा, और इसका सेकेंडरी मैक्सिमा इसके सेंट्रल मैक्सिमा को कोइंसाइड होगा। तो इस कंडीशन जो ये जो कंडीशन हम लोग को मिलेगी, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वेल रिजॉल्व्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेल रिजॉल्व्ड करें। समझ में आया? ग्रीले क्राइटेरिया समझ में आया? थ्योरेटिकल पॉइंट है, डायग्राम बनानी रहेगी। डायग्राम मतलब ये वाला डायग्राम, ये नहीं बनेगी तो भी चलेगा। इसे डायग्राम किस तरह से बनाते हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग सर्कल्स बना देते हैं इस तरीके से, ये एक सर्कल बनाएंगे, ये दूसरा सर्कल बनाएंगे, दोनों में एक दूसरे को कोइंसाइड। यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर दूसरा सर्कल बनाएंगे, इसकी ये एरो इसके सेंटर में आएंगी, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है इसके सेंटर में आएगा, और यहाँ पे दो सर्कल हम लोग सेपरेटली बनाएंगे। डायग्राम अगर है जिस तरह से बनाने पेपर में, है ना? यहाँ पर हम लोगों ने ये जो दिख रहा है ये एक्चुअल पोजीशन है, जो एक्चुअली दिखाई देता ये वो इमेजेस है। ठीक है, और ये एक्चुअल के अंदर ये क्या है? एरी डिस्क है, एरी रिंग जो मैंने अभी बताया है ना, उस एरी डिस्क और एरी रिंग को हम लोग ने बनाया, और उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग ने इस तरह से एक्सप्लेन किया। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर तीन कंडीशन हमारे पास है, एक है अनरिजॉल्व्ड, दूसरा है जस्ट रिजॉल्व्ड, और तीसरा है वेल रिजॉल्व्ड। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमारे पास है। अब इसी कंडीशन के ऊपर से हम लोग क्या करना है? इसका रिजॉल्विंग पावर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिजॉल्विंग पावर फाइंड करना है। तो व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? अच्छा, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन? इसे बोलेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंगल सबटेंडेड बाय द आईज विद ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलेंगे। एक बार इसको आपस में रिपीट कर लेते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को। सपोज करो कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स लिए, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से कुछ एंगल्स हम लोग बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ इस तरीके से एंगल बना, राइट? ये एंगल यहाँ पे बना हुआ है, तो ये जो यहाँ पर है हम लोग को जो एंगल मिल रहा है ये थीटा एंगल है। अब इसके बाद क्या किए, अगर इसको हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्लोज में लेके आए। कहाँ पे लेके आए? क्लोज में लेके आए। फॉर एग्जांपल तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग ने क्लोज में लेकर आए यहाँ पर। इस पॉइंट पे लेकर आए। अब इससे हम लोग क्या करनी है, इसकी एंगल्स देखना है। तो ये देखो इस कंडीशन में अब यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो ये वाला एंगल ज्यादा है, ये वाला एंगल ज्यादा है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। तो ये जब ऑब्जेक्ट क्लोज में है तो क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा एंगल बनेगा, और जो फार ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या बनेगा? कम एंगल बनेगा। मतलब टेलीस्कोप ने ये वाला जिसको रिजॉल्व करके दिया जिसका एंगल ज्यादा है,
दूसरे टेलीस्कोप ने उसको रिजॉल्व करके दिया तो उसका एंगल कम है। तो जो दूर वाली चीज को रिजॉल्व करके देगा उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा, है ना, और जो क्लोज वाली चीज को रिजॉल्व करके देगा उसकी रिजॉल्विंग पावर कम होगा। तो रिजॉल्विंग पावर डिपेंड कर रहा है उसके एंगल के ऊपर। तो जितना ज्यादा एंगल बनेगा उतना उसका रिजॉल्विंग पावर कम होगा, और जितना कम एंगल बनेगा उसका उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। मतलब रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ yes, the resolving power is reciprocal of limit of resolution. Resolving power होता क्या है? Which is the limit of resolution होता है। ठीक है, क्या रहेगा ये? Limit of resolution रहेगा। अब इसकी इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे निकालनी है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो सपोज करो कि यहाँ पर हम लोग को जो है कुछ इस तरीके से डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। अब इस डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर ये इस पॉइंट से डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये एक पॉइंट हम लोग को मिला, और यहाँ से ये इसकी मिनिमा की कंडीशन मिली, मतलब ये मिनिमा है, तो ये वाला, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। कितना एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। सपोज करो इस सोर्स से लेकर इस बिंदु तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, और ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एक्स है। कितना डिस्टेंस है? स्मॉल एक्स। ये सब तो लोगों को पहले से पता है, हम लोगों ने सुना देखे ये, ठीक है। तो ये हम लोग को जो सोर्स मिल गया इस सोर्स से, या तो समझ में आ गया? ओके। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए जो फर्स्ट मिनिमा बनता है, कौन सा? फर्स्ट मिनिमा, या फिर जनरल इक्वेशन अगर देखें तो डिफ्रैक्शन के लिए मिनिमा के लिए कौन सी इक्वेशन होती है? डिफ्रैक्शन पैटर्न में कौन सी इक्वेशन रहती है? मिनिमा के लिए एन लैम्डा रहती है। कितना रहता है? एन लैम्डा रहता है, ठीक है। पाथ डिफरेंस क्या होता है? जब हम लोग पाथ डिफरेंस को कंबाइन करते हैं, थीटा की वैल्यू, ओनली थीटा की वैल्यू, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द मिनिमा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द मिनिमा या फिर थीटा? ओके, यहाँ पे हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न देखें। इस डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर हम लोग को जो है पाथ डिफरेंस हम लोग ने एन लैम्डा कंसीडर किए, यस और नो? तो थीटा की वैल्यू हम लोग क्या मिली यहाँ पर? एन लैम्डा अपॉन स्मॉल ए। थीटा की वैल्यू क्या मिली? एन लैम्डा अपॉन स्मॉल ए। तो थीटा एन नंबर के लिए एन लैम्डा अपॉन स्मॉल ए, ये मिनिमा के लिए या मैक्सिमा के लिए? मिनिमा के लिए। किसके लिए कंडीशन है ये? मिनिमा के लिए। तो ये किसने में नंबर का मिनिमा, अगर वो हम लोग को एंगल फाइंड करना है तो हम लोग फाइंड करेंगे थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन स्मॉल ए से, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर का मिनिमा है तो फर्स्ट नंबर के मिनिमा के लिए ये इक्वेशन क्या बनेगी? थीटा इज इक्वल टू, यस, लैम्डा अपॉन स्मॉल ए बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए, फॉर फर्स्ट मिनिमा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल ए, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल ए। अब यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, इसके अपोजिट की साइड है एक्स, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो एक्स कैपिटल डी है, ठीक है। तो अगर हम लोग को एंगल फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इससे भी निकाल सकते हैं या फिर tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, दोनों चलेगा। एंड एंगल स्मॉल है तो tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा बन जाएगा, वो भी हम लोग कंडीशन कंसीडर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी रहेगा। थीटा क्या रहेगा? x अपॉन डी। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू x अपॉन डी। थीटा इज इक्वल टू x अपॉन डी। अब हम लोग क्या करना है, दोनों का LHS सेम है, x फाइंड करना है, तो x अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a इज इक्वल टू, देयरफॉर x फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। तो ये फर्स्ट के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? अगर हम लोग को जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है तो जनरल इक्वेशन के लिए क्या रहेगा? एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। समझ में आया? ये हम लोग ने इंटरफेरेंस के अंदर भी देखे थे, लेकिन वो था कंस्ट्रक्टिव के लिए। यहाँ पर जो इक्वेशन है वो किसके लिए? मिनिमा के लिए। वापस से रिपीट कर रहा हूं, दोनों के लिए अलग है, वो याद रखना। दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन मत कर लेना। वहां पर जो इक्वेशन हम लोग को मिली थी एन लैम्डा, वो किसके लिए थी? मैक्सिमा के लिए, या सॉरी इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और यहाँ पर ये इक्वेशन मिली किसके लिए मिली? मिनिमा के लिए इक्वेशन मिली। समझ में आया? बैठो, ये राइट करो पहले, ठीक है। अगर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ तो
कितनी बैंड्स मिलेंगी? 25 to 30 बैंड्स मिलेंगी क्लियरली। बट अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न हुआ तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर हम लोग को इतनी सारी बैंड्स नहीं मिलती। अगर अच्छे से डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर हम लोग को मिला भी तो वहां पर हम लोगों को 15 to 20 इतनी जो है वो फ्रिंजेस मिलेंगे, उसको हम लोग फ्रिंजेस कहते हैं। तो सब हम लोग जो है मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा इतने मिलेंगे। इसके बाद के मिनिमा मैक्सिमा होंगे लेकिन हम लोग को वो दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिस्टेंस के साथ एंगल के साथ क्या होती जा रही, कम होती जा रही। तो यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट ऐड करेंगे। 2 ही मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता, अगर आया तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, तो 2 पॉइंट सफिशिएंट रहते हैं, बट अगर तीसरा भी ऐड कर ले तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे 2 पॉइंट बचे हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इस रिजॉल्विंग पावर के अंदर हम लोग को क्या करना है कि ये जो माइक्रोस्कोप हम लोग ने लिए उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है वो वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए, 2 ऑब्जेक्ट कंसिडर किए। ठीक है, से दिस इज ऑब्जेक्ट ओ एंड दैट इज ऑब्जेक्ट ओ डैश, और जिसकी वजह से इस माइक्रोस्कोप से हम लोग को यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है। इस ऑब्जेक्ट से इमेज मिलेंगी, से दिस इज आई एंड दैट इज आई डैश। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये है लेंस का पोल, और इस ये ओ और ओ डैश ऑब्जेक्ट है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल ए से हम लोग ने इसको रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पर हम लोग को फाइंड करनी है कि यहाँ से जब लाइट रेज जो है वेव्स जा रही है तो इसका पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, और उसी पाथ डिफरेंस से हम लोग को क्या मिलेगा, इसका रिजॉल्विंग पावर मिलेगा। ठीक है, अब ये जो 2 रेज यहाँ से निकल रही है ओ पॉइंट से एंड ओ डैश से, ये दोनों रेज निकल रही है यहाँ से, ये वाली रेज, ये यहाँ से यहाँ तक के और यहाँ से यहाँ तक के, ये दोनों सेम पाथ कवर कर रही है, इसका पाथ डिफरेंट है। कैसा पाथ है, डिफरेंट पाथ है, राइट। सिमिलरली ये दोनों रेज यहाँ पर जा रही है, तो इसका पाथ सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो पाथ डिफरेंस होगा यही हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है, इसका पाथ डिफरेंस कितना है, राइट। तो उसके लिए सपोज करो हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर किए, से दिस इज, इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करते हैं पॉइंट ए और इसे हम लोग कंसिडर करते हैं पॉइंट बी। ठीक है, से दिस इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट बी, ये 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे प्योरली ज्योमेट्री यूज़ करेंगे, और ऑलमोस्ट ज्योमेट्री सभी की वीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन से करना किस तरह से हम लोग यहाँ पे इसका पाथ डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है इसको हम लोग एनलार्ज करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एनलार्ज करने के लिए सपोज करो ये ओ डैश, अगेन ये ओ ऑब्जेक्ट है। अब इस ओ ऑब्जेक्ट से यहाँ पर जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से निकल रही है, ये यहाँ पर इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, लाइक दैट, ये हो गया एक। और सेकंड हम लोगों ने जो कंसिडर किए दैट इज ये हमारे पास है ओ डैश, इस पॉइंट के ऊपर कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से भी लाइट जो है वो इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो ये सपोज करो कि ये दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर आके मिल रहे हैं। ये समझ में आएगा कि डायग्राम कैसे बनाई है कि नहीं। इसको हम लोगों ने क्या किया, एनलार्ज किया, और इस डायग्राम का सिर्फ हम लोग इतना पार्ट देख रहे हैं, बस ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट देख रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये जितना पार्ट दिख रहा है वो दिख रहे हैं, मतलब ये जहाँ पर जाके मिल रही है वो पार्ट ही देखेंगे, सिर्फ ये जहाँ से निकल रही है तो सिर्फ ये पार्ट हम लोग को देखना है। ठीक है, पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए। तो ये वही है, ये ओ से निकला और ये जा रहा है 2 ए पॉइंट पे, और ये भी निकला और ये जा रहा है 2 ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, दोनों ए पॉइंट पे जा रहे हैं साइमल्टेनियसली। अगेन इसके बाद जो सेकेंड रे है ये यहाँ से निकल के जा रही है, कहाँ पे, कहाँ जा रही है, टू द पॉइंट बी, राइट। और सिमिलरली ये वाली रे भी कहाँ पे जा रही है, टू द पॉइंट बी, दोनों बी पे जा रही है। ठीक है, अब दोनों के लिए जो है हम लोग ने यहाँ पर इसका इस तरह से सेंटर वाला पॉइंट कंसिडर किया, इक्वल बताने के लिए, ये इक्वल बताने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया, लाइक दैट। क्या तो समझ में आ गया। तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओ
ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास O है, ये ऑब्जेक्ट O डैश है, ये जा रहा है 2A विच इज़ 2A एंड ऑल्सो विच इज़ गो टू द 2B पॉइंट, ये भी कहा जा रहा है टू द B पॉइंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको एरो बता देंगे। अब हम लोग क्या करना है, दोनों का पाथ डिफरेंस निकालना है। अब ये दोनों जब यहाँ से निकल रही है तो ये दोनों सेम पाथ कवर करेंगे या डिफरेंट पाथ कवर करेंगे? डिफरेंट पाथ कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये दोनों रे निकलेंगी, ये दोनों सेम पाथ कवर करेंगे, डिफरेंट पाथ कवर करेंगे, डिफरेंट पाथ कवर करेंगे, राइट। अब ये जो रेज है ये इसलिए दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेज है इन रे के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और उसी परपेंडिकुलर से हम लोग को क्या मिलेगा, इसके अंदर का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब परपेंडिकुलर के लिए सपोज करो कि इस लाइन के ऊपर, ठीक है, यहां से लेकर तो इस लाइन के ऊपर क्या ड्रॉ किया हम लोग ने, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। क्या ड्रॉ की है? पर क्या ड्रॉ की है? ओ डैश से लेकर तो इस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। से दिस इज पॉइंट डी, इसे हम लोगों ने क्या बोला, पॉइंट डी बोल दिया है, राइट। अब इस डी से अगर लाइट गई और ओ डैश से लाइट गई तो अब ये सेम डिस्टेंस कवर करेंगी। समझ में आ रहा है? अगर डी से लाइट गई और ओ डैश से लाइट गई तो कैसे डिस्टेंस कवर करेंगे, ये सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। मतलब ये जो ओडी है ये इसका पाथ डिफरेंस हुआ। समझ में आ रहा है? जो ओडी है ये क्या हुआ, इसका पाथ डिफरेंस हुआ। सिमिलरली अब ये जो दोनों रेस जा रही है ये भी डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है। अब इसका भी पाथ डिफरेंस निकालना है, तो इसका पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइट है ये वाली जो आगे जा रही है इसको हम लोग ने बैकवर्ड ड्रॉ किया। ठीक है, बैक साइड के अंदर हम लोग ने इसको क्या किया, इस तरह से ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू दिस। इसके बैक साइड में हम लोगों ने क्या, इसको मतलब बैकवर्ड ड्रॉ किया लाइक दैट। थोड़ा एंगल समझ लेना, अगर कम ज़्यादा हुआ तो ये हम लोगों ने इसको बैकवर्ड ड्रॉ किया। अब बैकवर्ड ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसके ऊपर जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की फॉर एग्जांपल। ठीक है, कम ज़्यादा एंगल हो सकता लेकिन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। से दिस इज पॉइंट सी, ये क्या है, पॉइंट सी है। अब ये दोनों रेस ये ओ से निकल रही है, ओ डैश से निकल रही है, तो ये क्या होगा, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा। बट अगर ये सी से निकलेंगे और ये ओ डैश से निकलेंगे तो ये सेम डिस्टेंस कवर करेगा। यस और नो? सेम डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब इन दोनों रेस के लिए ये जो सी ओ है ये पाथ डिफरेंस हुआ। ठीक है, सी ये दोनों रेस के लिए ये क्या होगा, सी ओ ये पाथ डिफरेंस हुआ, और इधर जाने के लिए ये जो ओडी है ये पाथ डिफरेंस हुआ। तो दोनों रेस साइमल्टेनियसली जा रही है, दोनों रे क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली जा रही है। तो दोनों का जो एडिशन होगा, समेशन होगा, ये टोटल पाथ डिफरेंस होगा। क्लियर है? दोनों की जो एडिशन होगी ये क्या रहेगा, टोटल पाथ डिफरेंस रहेगा। अब यही टोटल पाथ डिफरेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो टोटल पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए सपोज करो कि यहाँ पर ये जो लाइन है और ये लाइन है इसके अंदर एंगल बन रहा है अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल बन रहा है अल्फा। ठीक है, कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल बनेगा अल्फा, यहाँ पर एंगल बनेगा अल्फा। अब अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है अल्फा तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से अगर ये लाइन हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की है तो यहाँ पर भी अल्फा एंगल बनेगा और यहाँ पर भी अल्फा एंगल बनेगा। यस और नो? कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर भी जो है अल्फा एंगल्स बनेंगे। अब ये अल्फा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना है, ओडी और सी ओ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम लोगों ने ये ट्रायंगल कंसीडर किया इन ओ डैश सी ओ, कौन सा, ओ डैश सी ओ, तो इसके अंदर हम लोग क्या करना है, सी ओ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सी ओ फाइंड करना है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे? अगर हमारे पास सी ओ की वैल्यू सी ये वाली वैल्यू सी ओ डैश की वैल्यू अगर होती तो हम लोग tan थीटा अप्लाई करते, लेकिन हमारे पास सी ओ डैश है क्या, हमारे पास ओ से ओ डैश तक की वैल्यू है। क्या वैल्यू है ओ से ओ डैश तक की वैल्यू, विच इज स्मॉल ए। कितनी है, स्मॉल ए। तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया, इसका हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये हाइपोटेनस हो गया हमारे पास, मतलब अपने पास हाइपोटेनस है और अपोजिट फाइंड करना है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, साइन अप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फा क्या रहेगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओ अपॉन स्मॉल ए। साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओ अपॉन स्मॉल ए। नाउ therefore we can write here c sin
अल्फा इज इक्वल टू CO अपॉन स्मॉल a, देयरफॉर CO इज इक्वल टू A साइन अल्फा। ठीक है, सेकंड अगर ट्रायंगल कंसीडर हम लोग ने यहाँ पर इस अल्फा के अंदर, तो सेकंड ट्रायंगल के अंदर क्या आएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू OD अपॉन स्मॉल a, साइन अल्फा इज इक्वल टू OD अपॉन स्मॉल a। अगेन साइन अल्फा इज इक्वल टू OD अपॉन स्मॉल a, देयरफॉर OD इज इक्वल टू A साइन अल्फा, OD इज इक्वल टू A साइन अल्फा। अब हम लोग को पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, तो पाथ डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू CO और OD की समेशन। ठीक है, CO और OD क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देयरफॉर दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू A साइन अल्फा प्लस A साइन अल्फा। कितना हो गया टोटल, देयरफॉर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2A साइन अल्फा। से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक के समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे को ये समझ में नहीं आया कि ये करे क्या। डायग्राम हम लोगों ने ये ड्रॉ की है, लेकिन पूरा कंसिडरेशन इसके ऊपर है। वापस से रिपीट करते हैं, यहाँ से दोनों लाइट निकल रही है, लाइट निकलने के बाद जो है ये दोनों के अंदर कितना पार्ट डिफरेंस है वो हम लोग को फाइंड करना है। जैसे हम लोग ने एनालिटिकल ट्रीटमेंट में करे थे S2P माइनस S1P, तो यहाँ पर एंगल स्मॉल बन रहा है, तो स्मॉल एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों फिंगर के अंदर जो बच रहा है ऊपर का, इसको पार्ट डिफरेंस कंसिडर करते हैं अगर एंगल स्मॉल बन रहा है तो। ठीक है, जो मैंने बताया था 90 डिग्री एंगल के लिए। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि इसके लिए हम लोग ने इसको एनलार्ज करें, तो एनलार्ज करने के लिए अब यहाँ से दोनों लाइट जा रही है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, बट इसको अगर हम लोगों ने बैकवर्ड ले लिया तो दोनों सेम पाथ कवर कर रहे हैं। अब यहाँ से लाइट जा रही है तो डिफरेंट डिस्टेंस है, अगर ये कंसिडर किए तो ये सेम पाथ कवर करेंगे। तो जो बचा है CO, ये इन दोनों लाइट का पार्ट डिफरेंस होगा, और OD इन दोनों लाइट का पार्ट डिफरेंस होगा, तो दोनों के एडिशन करेंगे तो टोटल लाइट का पार्ट डिफरेंस हम लोग को मिल जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे फाइंड करें, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2A साइन अल्फा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2A साइन अल्फा। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से आता तक हम लोग कंसिडर करेंगे इतना पार्ट ये साइड का। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये साइड का, ये साइड के अंदर जो है ये लाइट आ रही है, इस साइड के अंदर कुछ अलग मीडियम हम लोगों ने कंसिडर किया। जैसे इमेजिन करेंगे इधर क्या है, कोई दूसरा मीडियम है, जैसे हम लोगों ने L1 के अंदर कंसिडर किए थे, एक लाइट के लिए सिंगल कर्वेचर के लिए हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करे थे। तो ये साइड जो है एक अलग मीडियम है और वो साइड अलग मीडियम थे। तो सपोज करो इधर जो मीडियम है वो है म्यू, कितना मीडियम है, म्यू मीडियम है, कितना मीडियम है, म्यू मीडियम हम लोगों ने कंसिडर करे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस साइड का जो मीडियम है कितना मिला, म्यू मीडियम मिला। अब इन दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस है, उन दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस है, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर का डिस्टेंस एक्चुअल के अंदर वही हमारा पाथ डिफरेंस रहेगा, वही क्या रहेगा, अपना पाथ डिफरेंस रहेगा। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, उसका एंगुलर सेपरेशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एंगुलर सेपरेशन फाइंड करेंगे। व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद द आई। ठीक है, तो ये क्या है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अपना हुआ है ना, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। उसके बाद हम लोग ने रिजोल्विंग फॉर्म फाइंड करें, तो एक्चुअल के अंदर ये जो स्मॉल a है यही हमारे पास लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन रहेगा। ये जो स्मॉल a की वैल्यू ये क्या है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो हम लोग को स्मॉल a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्मॉल a फाइंड करना है। अब इसके बाद ये जो लाइट जा रही है, तो ये जाने के बाद यहाँ पर जो इमेज बनी I और I डैश, तो अगर अब हम लोगों ने क्लियरली देखें तो I का ये हो गया मैक्सिमा, और मैक्सिमा के बाद इमेज I का मिनिमा I डैश के मैक्सिमा को कोइंसाइड है। समझ में आ रहा है, इमेज I का मिनिमा I डैश के मैक्सिमा को कोइंसाइड है, और I डैश का मिनिमा I के मैक्सिमा को कोइंसाइड है। मतलब ये कंडीशन है जस्ट रिजॉल्व, रिले क्राइटेरिया हुआ है अपना। तो ये कौन सी कंडीशन है, जस्ट रिजॉल्व कंडीशन है। तो वही कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर की है। तो जस्ट रिजॉल्व के लिए यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट, इस इमेज का मिनिमा I डैश के मैक्सिमा को कोइंसाइड है, और I डैश का मिनिमा I के मैक्सिमा को कोइंसाइड है। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग को इसकी इमेज मिल रही है। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों के अंदर का सेपरेशन देखना है। क्या करना है, इन दोनों के अंदर का सेपरेशन। तो अगर हम लोग ने सिर्फ इसकी इमेज को कंसिडर किया, तो इसकी इमेज के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा, मतलब फर्स्ट मिनिमा के लिए, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, कितना रहता, कितना रहता,
ओनली लैम्डा, फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर nth मिनिमा है तो n लैम्डा होगा, अगर nth मिनिमा है तो कितना रहेगा n लैम्डा मिनिमा के लिए, और अगर फर्स्ट मिनिमा है तो ओनली लैम्डा रहेगा। तो इसके लिए भी ये फर्स्ट मिनिमा है तो इसके लिए भी लैम्डा रहेगा, और इसके लिए भी यहाँ पर ये फर्स्ट मिनिमा है तो ये भी क्या रहेगा लैम्डा रहेगा, राइट। तो टोटल पाथ डिफरेंस हम लोग ने जो निकाले, ये टोटल पाथ डिफरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है अपना, वो पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, विच इज लैम्डा। कितना रहेगा, कितना रहेगा, ये समझ में आ गया। अब ये जो लैम्डा हम लोग को मिल रहा है वो इस मीडियम के लिए, इसके लिए है, इस मीडियम के लिए। अब इस मीडियम के अंदर उसका जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा m होगा। मीडियम के अंदर वेवलेंथ लैम्डा n और एयर के अंदर लैम्डा a रहेगा। ये तो क्लियर है। एयर के अंदर वेवलेंथ लैम्डा a हम लोग राइट कर दे और मीडियम के अंदर लैम्डा m राइट कर दे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा a एंड लैम्डा m विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? lambda the refractive index is defined as the ratio of wavelength in the air to the medium, right है ना। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यस और नो। देयरफॉर c इज इक्वल टू n लैम्डा। n हमारे पास तो एक्चुअली कांस्टेंट ही रहता है, जब एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाता तो क्या चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा। तो लैम्डा a अपॉन लैम्डा m रहेगा। तो म्यू क्या बनेगा अपने पास, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा a अपॉन लैम्डा m। लैम्डा a को हम लोग सिर्फ लैम्डा राइट कर दें तो लैम्डा m क्या मिलेगा हम लोगों को, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। ये समझ में आया क्या? लैम्डा m क्या मिलेगा, लैम्डा अपॉन म्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लैम्डा m मिला है, इस लैम्डा m को हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा अपॉन म्यू राइट करेंगे, ठीक है। क्या राइट करेंगे इसे, लैम्डा अपॉन म्यू राइट करेंगे। अब हम लोग को निकालना है पाथ डिफरेंस। ये भी पाथ डिफरेंस 2 म्यू साइन अल्फा है, ये पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन म्यू है। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। देयरफॉर वी कैन राइट हियर 2a sin अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। हम लोग को a फाइंड करना है तो a क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। a इज इक्वल टू lambda upon 2 mu sin alpha, and that a is called as a limit of resolution। इस a को हम लोग क्या कहते हैं, limit of resolution। therefore we can write here limit of resolution is lambda upon 2 mu sin alpha। limit of resolution is equal to lambda upon 2 mu sin alpha। अब माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग जो ऑब्जेक्ट देखते हैं वो ऑब्जेक्ट सेल्फ इल्यूमिनेट रहते हैं या फिर उसको हम लोग बाहर से इल्यूमिनेट कर दें, मतलब दोनों ही है ना। हम लोग सेल्फ इल्यूमिनेट भी हो सकते हैं, फिर हम लोग बाहर से इल्यूमिनेट भी कर सकते हैं। और उसको मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, लाइट्स इंसिडेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम लोग जब सी करते हैं उसमें कौन सी पट्टी बोलते हैं उसको, स्लिट है ना। तो स्लिट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट को रखने के बाद फिर वो क्लियर दिखाई देता है तो नीचे से मिरर को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद बाहर से लाइट आता तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल इल्यूमिनेशन हुआ। बाहर से उसको हम लोग इल्यूमिनेट कर रहे हैं। तो बाहर से इल्यूमिनेट करने के लिए हम लोग को जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मिलता है वो मिलता है लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। कितना मिलता, 2 म्यू साइन अल्फा। तो इसे हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट नहीं हो रहे हैं, जिसको हम लोग बाहर से इल्यूमिनेट कर रहे हैं, सिर्फ इसको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन लिखेंगे। लेकिन समझने के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो कितना रहेगा, लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। कितना रहेगा, लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। यहां तक समझ में आया क्या, नहीं यहां तक समझा क्या? एकदम सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। हम लोगों ने जो कंसिडर किया ऑब्जेक्ट कंसिडर करने के बाद पार्ट डिफरेंस निकाले। पार्ट डिफरेंस निकालने के बाद फिर हम लोगों ने ये राइट करें। इसके बाद ये कंडीशन लैम्डा अपॉन म्यू कहाँ से आया, ठीक है, इससे हम लोग बोल देंगे 7 स्टार, क्योंकि ये तुम लोग भूल जाएंगे बाद में, इसको याद रखना है कहाँ से आया, ठीक है। देन दोनों कंपेयर करने के बाद हम लोग को मिला 2 म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। देयरफॉर a इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। और इसी एक को हम लोगों ने क्या बोला, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए हो गया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए हो गया। देयरफॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन
फॉर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कितना है, लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, कितना ये 2 म्यू साइन अल्फा, जिसको हम लोग ने बाहर से इल्यूमिनेट कर, जहां बाहर से हम लोग ने इसको रोशनी दी है, तो उसके लिए क्या है हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट खुद इल्यूमिनेट है, अगर वो खुद चमक रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि खुद चमक रहा है, तो उसके लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या बनेगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इतना ही रहेगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। सिर्फ इतना है कि उसकी क्लियरिटी बढ़ जाएंगी, और उसकी क्लियरिटी कितनी बढ़ेगी, तो यहां पर हम लोग उसके लिए राइट करना है, तो उसकी क्लियरिटी बढ़ेगी 1.22 टाइम्स। कितनी क्लियरिटी बढ़ेगी, 1.22 टाइम्स। अब ये 1.22 कहां से आया, तो ये तुम लोग सीनियर कॉलेज में पढ़ेंगे, अभी हम लोग उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्टली वहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। अब इसके बाद यहाँ पर जो है म्यू साइन अल्फा, म्यू साइन अल्फा, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। क्या कहते हैं इसे, न्यूमेरिकल एपर्चर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो ये अगेन ये फॉर्मूला बनेगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट 1.22 लैम्डा अपॉन 2 Na, ये इसके लिए। और नॉन ल्यूमिनस के लिए क्या बनेगा, लैम्डा अपॉन 2Na। समझ में आया, अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, या फिर लैम्डा अपॉन 2Na, वेयर N इज द न्यूमेरिकल एपर्चर, और न्यूमेरिकल एपर्चर कितना रहता, म्यू साइन अल्फा, कितना रहता, म्यू साइन अल्फा रहता। और अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की क्लियरिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो उसकी क्लियरिटी कितनी ज्यादा रहेगी, तो वो रहेंगी 1.22 टाइम्स। कितना रहेगा, 1.22 टाइम्स। तो 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, ये हम लोग को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर 1.22 लैम्डा अपॉन 2Na, इतना मिलेगा। समझ में आया यहाँ तक के, क्लियर हुआ। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डायग्राम, ये जो एरो बना है, ये मतलब जो बॉक्स बना है, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे राइट कर देंगे दिस साइड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। उसके साथ साथ में ये डायग्राम भी बनाएंगे और एज इट इज राइट करेंगे। राइट डाउन, ओके। व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो रिजॉल्विंग पावर फॉर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा विच इज 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन लैम्डा और 2Na अपॉन लैम्डा। ठीक है, सिमिलरली रिजॉल्विंग पावर फॉर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन 1.22 लैम्डा और 2Na अपॉन 1.22 लैम्डा। बैठो, इस टेलीस्कोप के अंदर 2 लेंसेस रहते हैं। एक लेंस जहां पर हम लोग देखते हैं उसको, वो रहता है आईपीस, जो कि आई के क्लोज में होता है, और दूसरा जो होगा वो दूर होगा, उसको बोलेंगे कि हम लोग वो ऑब्जेक्ट के क्लोज में, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं उसे, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर हम लोग जो डेरिवेशन देखने वाले वो ऑब्जेक्टिव के बेस पे, किसके बेस पे है, ऑब्जेक्टिव के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ने एक लेंस कंसिडर किया फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या फाइंड करना है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। सेम वही है, रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितना रहेगा वो हम लोग को यहाँ से निकालना है। अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो इमेज बनी है ना, जो इमेज एक्चुअल में बन रही है, वो इमेज का जो साइज होगा वो रहेगा 1.22 लैम्डा। कितना रहेगा, 1.22 लैम्डा, जैसे हम लोगों ने अभी देखे।
है ना। अब ये 1.22 क्यों आएगा यहाँ पर, सिर्फ लैम्डा क्यों नहीं आएगा, मतलब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सिर्फ लैम्डा क्यों नहीं आएगा मिनिमा के लिए, 1.22 लैम्डा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, माइक्रो टेलीस्कोप से इमेज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, टेलीस्कोप से। अभी टेलीस्कोप से कौन सी इमेज देखेंगे, बैक्टीरिया नहीं, तो क्या देखेंगे, स्टार्स, दूसरी गैलेक्सीज, है ना, उनकी गैलेक्सी कितनी दूर है, उसका डिस्टेंस कितना है, वो सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग फाइंड करना है। अब वो सारी चीजें, गैलेक्सीज, स्टार्स, चांद, है ना, तो वो जो चीज देख रहे हैं हम लोग, तो वो एक्चुअल के अंदर वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है कि हम लोग बाहर से लाइट लगा के उसको देख रहे हैं, कैसा है, या ऐसा है मुझे वो स्टार देखना, यहाँ से फोकस मारो वो दिखेगा, ऐसा तो नहीं है, तो वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1.22 लगेगा, यस और नो, ऑलरेडी 1.22 लगेगा क्योंकि वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा 1.22 लैम्डा, कितना रहेगा 1.22 लैम्डा। तो ये डिस्टेंस 1.22 लैम्डा है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास ये बन रहा है थीटा, ठीक है, क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। सिमिलरली कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, थीटा बनेगा। अब ए से बी तक के ये है ऑब्जेक्टिव का डायमीटर, समझ में आया ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो लेंस ऑब्जेक्ट के क्लोज में उसका डायमीटर, ये ए से बी तक का डिस्टेंस है, और हम लोगों ने कंसीडर किया कि ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी है, कितना है, कैपिटल डी डिस्टेंस है, राइट। अब ये कैपिटल यहाँ से तक का डिस्टेंस कैपिटल डी है, यहाँ पर एंगल बनता है थीटा, तो ये लेंथ कितनी रहेंगी, से दिस इज पॉइंट जो भी देना है ए बी सी, तो ए से कितना रहेगा, ठीक है, इधर ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो, यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये ए बी और ये बी सी नियरली सेम रहेंगे, कितना रहेंगे, नियरली, क्योंकि एंगल बन रहा है स्मॉल, यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग ने एंगल बनाया है, बट एक्चुअल जो बनता है वो इतना एंगल बनता है, कितना एंगल बनता है, इतना स्मॉल एंगल बनेगा, और अगर स्मॉल एंगल है तो वी कैन राइट हियर sin थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, और अगर एंगल स्मॉल बन रहा है तो sin थीटा नियरली इक्वल टू थीटा एंड tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। अगर tan थीटा हम लोग या फिर sin थीटा जो भी फाइंड करें, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या फिर हाइपोटेन्यूज जो भी रहेगा, या फिर ये भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क की लेंथ हम लोग को निकालनी है, रेडियस का कितना है, डी है, एंगल बन रहा है थीटा, तो ए से सीधा का डिस्टेंस कितना रहेगा, डी थीटा, ये पल्ले पड़ा क्या, समझ में आया क्या, कितना डिस्टेंस रहेगा, ये डी थीटा। अब ये डी थीटा है और ये कितना है 1.22 लैम्डा है, कितना है 1.22 लैम्डा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा, ये दोनों एंगल सेम है, डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 lambda, therefore theta is equal to 1.22 lambda upon d, theta is equal to 1.22 lambda upon d। तो ये मिल गया हम लोगों को लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, क्या मिला, रिजॉल्विंग पावर फाइंड करना है जिसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, therefore रिजॉल्विंग पावर is equal to d upon 1.22 lambda। इतनी इक्वेशन है सिर्फ इतनी इक्वेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो आई कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन लर्न तो कर ही नहीं सकते फिजिक्स की, न्यूमेरिकल जो इक्वेशन है उसको रट्टा मार ही नहीं सकते, वो तुम लोग को समझनी पड़ेगी। तो कैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की है, अब एक्चुअल के अंदर हम लोग साइज नहीं निकाल सकते कितनी साइज है, तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की और डिस्टेंस निकाल लिया, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया डी थीटा, तो इसी वजह से हम लोग मिला डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, देयरफॉर रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। बेटा एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसे बोलते थीटा। डायग्राम ड्रॉ हो गई है। रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन राइट करो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या राइट करो, it is defined as the reciprocal of
smallest angular separation, reciprocal of smallest angular separation, smallest angular separation between two distant objects, between two distant objects at which they appear, at which they appear, they appear to be just resolved, to be just resolved, just resolved when seen, SEEN, seen through the telescope, seen through the telescope.